नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बीए 5th सेमेस्टर समाज शास्त्र के पहले पेपर से 50 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आया हूं। चलिए बिना देर किए इन प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र के पिता का नाम लिखिए। यहाँ आपको समाज शास्त्र के जनक कौन है उनका नाम लिखना है। समाज शास्त्र का जनक दोस्तों अगस्त काम्ट को माना जाता है। अगस्त काम्ट के द्वारा 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था और तभी से इनको समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। अगस्त काम्ट फ्रांस के रहने वाले थे, यानी ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। दूसरा प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, यह बताना है आपको। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक दोस्तों प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। प्लेटो ने इस ग्रंथ के रचना की थी। प्लेटो यूनान के रहने वाले थे। इनको सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, नवजागरण की दो विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको नवजागरण की दो विशेषता बतानी है। पहली विशेषता है स्वतंत्र चिंतन, यानी नवजागरण स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देता है। स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने समाज में अच्छाइयों को समावेशित करता है और बुराई को दूर करता है। दूसरी विशेषता है वैज्ञानिकता को महत्व, यानी नवजागरण में वैज्ञानिकता को महत्व दिया जाता है। किसी भी घटना को ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं माना जाता है। प्रत्येक घटना के पीछे विज्ञान के कारणों को खोजा जाता है और वैज्ञानिकता को महत्व प्रदान किया जाता है। चौथा प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की दो विशेषता बताइए। यहाँ पर आपको सामाजिक आंदोलन की दो विशेषता बतानी है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सामाजिक आंदोलन कहते किसे हैं। दोस्तों, सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने या उसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं या किसी परिवर्तनों का विरोध करते हैं तो एक साथ पूरे समुदाय जब उठकर आंदोलन करती है तो उसी को सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको सामाजिक आंदोलन के दो विशेषता बताने हैं। पहली विशेषता हो गई निश्चित उद्देश्य, यानी सामाजिक आंदोलन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं, अगर हमें इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए तो सामाजिक आंदोलन वहीं समाप्त हो जाते हैं। दूसरा विशेषता है सामूहिक प्रयत्न, यानी सामाजिक आंदोलन कभी भी अकेले नहीं किए जाते हैं, व्यक्तिगत नहीं किए जाते हैं। पूरे समूह के प्रयत्नों से ही यह संभव हो पाता है। पूरे समुदाय का प्रयत्न इसमें शामिल होता है। पांचवा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। किस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय था बंबई में इसका मुख्यालय था। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछा जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा यह दिया गया था। छठा प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उस समय फ्रांस के शासक कौन था आपको बताना है। तो लुई 16वें के समय में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आपको बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में संपन्न हुई थी और 1789 में फ्रांसीसी शासक कौन था, लुई 16वां था। इसी के समय में फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई थी। सातवां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो ब्रिटेन में हुई थी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति। और ब्रिटेन में होने का कारण यह है कि ब्रिटेन उस समय साम्राज्यवादी देश था। दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर उसका अधिकार था और पूरी दुनिया से पूंजी उसके यहाँ इकट्ठा होती थी। उसका व्यापार अत्यंत उन्नत दशा में था। उसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, इन सभी के कारण से ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति घटित हुई। आठवां प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद सिद्धांत किसने दिया, यानी किसके द्वारा प्रत्यक्षवाद सिद्धांत दिया गया है। तो अगस्त काम्ट के द्वारा दोस्तों प्रत्यक्षवाद सिद्धांत दिया गया है। आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगस्त काम्ट जो हैं समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। इनके द्वारा ही 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। नवा प्रश्न है, विज्ञानों का संस्करण किसने प्रस्तुत किया। किसके द्वारा विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया गया है। विज्ञानों का संस्करण दोस्तों अगस्त काम्ट ने प्रस्तुत किया था। अगस्त काम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञान के 6 शाखाओं को स्थान दिया है और उनका एक संस्करण प्रस्तुत किया है। और इस संस्करण में उन्होंने गणित को सबसे ऊपर रखा है और समाजशास्त्र को सबसे नीचे रखा है।
आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विज्ञानों के संस्करण में अगस्त कांट ने पहला स्थान किसको दिया है, तो गणित को दिया है, और अंतिम स्थान किसको दिया है, तो समाजशास्त्र को दिया है, और कुल विज्ञान के 6 शाखाओं को इसमें इन्होंने स्थान दिया है। 10वां प्रश्न है, कांट द्वारा दिए गए मानव के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नाम लिखिए। यहाँ कांट के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नाम लिखने हैं। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, और तीसरा है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। इसको कांट के 3 अवस्था का नियम कहा जाता है। कांट ने इसको 1822 में प्रस्तुत किया था। इसको 3 अवस्था का नियम भी कहा जाता है। धार्मिक स्तर जो है यह प्रथम अवस्था है जो आदि मानव की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति के बौद्धिकता का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा स्तर जो है तात्विक स्तर, यह धार्मिक स्तर और वैज्ञानिक स्तर के बीच का स्तर है जिसमें दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। यह स्तर धार्मिकता से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है और पूरी तरीके से वैज्ञानिकता को इसमें महत्व प्रदान किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, पॉजिटिव फिलॉसफी के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो पॉजिटिव फिलॉसफी दोस्तों अगस्त कांट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसी पुस्तक में अगस्त कांट ने विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत दिया था। 12 नंबर प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। यानी किसके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई थी आपको बताना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक ग्रंथ की रचना की थी, और हर्बर्ट स्पेंसर दोस्तों ब्रिटेन के रहने वाले समाजशास्त्री थे। 13 नंबर प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। किसके द्वारा सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सामाजिक उद्विकास की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं ब्रिटेन के रहने वाले विद्वान थे। आपको बता दें कि उद्विकास जो होता है उसमें एक सरल वस्तु होता है, और सरल वस्तु परिवर्तन के फलस्वरूप जटिल में रूपांतरित हो जाती है। यानी उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तन के फलस्वरूप सरल वस्तु से जटिल वस्तु में रूपांतरित हो जाती है। 14 नंबर प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास के 2 विशेषताओं के नाम लिखिए। यहाँ सामाजिक उद्विकास के 2 विशेषता का नाम लिखना है। तो पहला हो गया उद्विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है। यानी उद्विकास में एक सरल वस्तु अपने परिवर्तन के फलस्वरूप जटिल रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी विशेषता है कि उद्विकास एक सार्वभौमिक क्रिया है। यह प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में सभी समय पाया जाता है। दोनों विशेषता जो है सामाजिक उद्विकास की हैं। दोनों विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। 15 नंबर प्रश्न है, मार्गन के सामाजिक उद्विकास के 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। मार्गन के सामाजिक उद्विकास के 3 अवस्थाओं के नाम बताने हैं। दोस्तों मार्गन ने मानव समाज के उद्विकास के 3 अवस्था बताए थे। उनका मानना था कि मानव समाज जो है 3 अवस्थाओं के माध्यम से विकसित हुआ था। पहला अवस्था है जंगली अवस्था, दूसरा है बर्बर अवस्था, और तीसरा है सभ्य अवस्था। पहली अवस्था जंगली अवस्था है। जंगली अवस्था से मानव का उद्विकास शुरू होता है, फिर बर्बर अवस्था में पहुंचता है, और अंत में सभ्य अवस्थाओं को प्राप्त करता है। 16 नंबर प्रश्न है, ली सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है। इसके द्वारा ली सुसाइड नामक पुस्तक की रचना की गई है। तो इमाइल दुर्खीम के द्वारा ली सुसाइड नामक पुस्तक की रचना की गई थी, और इमाइल दुर्खीम दोस्तों आत्महत्या का सिद्धांत अपनी इसी पुस्तक में प्रस्तुत करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने प्रदान की है। किसके द्वारा सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रदान की गई थी आपको बताना है। तो इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा प्रदान की थी। आपको बता दें कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। सामाजिक तथ्य दोस्तों वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित होते हैं, और इसी चेतना के दबाव से व्यक्ति एवं समूह व्यवहार करते हैं। यानी एक तरीके से समाज द्वारा जो स्वीकृत नियम होते हैं, जिन नियमों के दबाव में व्यक्ति और समाज व्यवहार करते हैं, उसी को सामाजिक तथ्य कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, सामाजिक तथ्य के किन्हीं 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। यहाँ आपको सामाजिक तथ्य के 3 विशेषताओं के नाम लिखने हैं। तो पहला हो गया कि सामाजिक तथ्य काम करने सोचने के तरीके हैं। यानी समाज में हम किस प्रकार का काम करते हैं, किस प्रकार से हम सोचते हैं, किस प्रकार से हमारा रहन सहन है, वही सामाजिक तथ्य कहलाता है। दूसरी विशेषता है सार्वभौमिकता। यानी सामाजिक तथ्य जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। यह प्रत्येक समाज में प्रत्येक समय
पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं, यानी व्यक्ति में सामाजिक तथ्य जन्मजात नहीं होते हैं, जन्म लेने के बाद व्यक्ति इन सामाजिक तथ्यों को सीखता है। 19 नंबर प्रश्न है सामाजिक एकता की अवधारणा किसने प्रदान की थी? किसके द्वारा सामाजिक एकता की अवधारणा प्रदान की गई थी? तो इमाइल दुर्खीम के द्वारा सामाजिक एकता की अवधारणा प्रदान की गई थी। इमाइल दुर्खीम का मानना है दोस्तों कि समूह का विकास उसकी एकता में ही निहित है, उसकी एकता से ही समूह का विकास संभव है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? जो सरल, आदिम और प्राचीन समाज होते हैं दोस्तों, उनको यांत्रिक समाज कहा जाता है और यांत्रिक समाज में हमेशा यांत्रिक एकता ही विद्यमान होती है। इसमें परिस्थिति, भूमिका, विश्वास, जीवन शैली सभी कुछ एक जैसी होती है, उनकी नैतिकता एक जैसी होती है, उनका खान पान एक जैसा होता है, उनकी संस्कृति एक जैसी होती है, उनकी वेशभूषा एक जैसी होती है और इस एकता को यांत्रिक एकता के नाम से जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न है आधुनिक, जटिल और औद्योगिकृत समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? जो आधुनिक, जटिल और औद्योगिकृत समाज होते हैं उनको सावयवी समाज के नाम से जाना जाता है और सावयवी समाज में सावयवी एकता पाई जाती है। इसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, विशेषीकरण की प्रधानता होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व मिलता है, सामूहिक भावना कम होती है यहाँ पर, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इसमें जिस एकता का विकास होता है उसे सावयवी एकता के नाम से जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न है यांत्रिक समाज की 3 विशेषता बताइए। हम पहले देख चुके हैं कि यांत्रिक समाज वे समाज हैं जो आदिम समय में पाए जाते थे, ये प्राचीन कालीन समाज हैं। इसकी 3 विशेषता आपको बताने हैं। तो पहला है भेदभाव रहित समाज, यानी आंतरिक समाज जो होता है उसमें भेदभाव नहीं पाया जाता है। दूसरा है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व, यानी उसमें सामूहिकता की भावना होती है, वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे उनकी संस्कृति होती है, एक जैसा उनका खान पान होता है, एक जैसे उनकी दंड व्यवस्था होती है, यानी उसमें सामूहिकता की चेतना अत्यंत बलवती होती है। तीसरा विशेषता है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान, क्योंकि उनमें सामूहिकता की भावना अत्यधिक होती है, व्यक्ति को विशेष महत्व वहां पर नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, व्यक्ति का स्थान वहां पर द्वितीयक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है सावयवी समाज की किन्हीं 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। यहाँ पर सावयवी समाज जो आधुनिक समय में पाया जाता है, औद्योगिकृत समाजों में पाया जाता है, उसके 3 विशेषताओं के नाम यहाँ पर बताने हैं आपको। तो पहली विशेषता है कि विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया, यहाँ विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया पाई जाती है, श्रम विभाजन पाया जाता है, तरह तरह के विभेद पाए जाते हैं। दूसरा है समाज में अन्योन्याश्रिता में वृद्धि, यानी एक दूसरे पर निर्भरता में वृद्धि हो जाती है यहाँ पर। तीसरा है विभिन्न व्यवसायों का विकास, यानी सावयवी समाज में अनेक प्रकार के व्यवसायों का उदय होता है और कोई भी व्यवसाय यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होता है, सभी व्यवसायों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिसे अन्योन्याश्रिता कहते हैं या अन्योन्याश्रिता में वृद्धि कहते हैं। तीनों जो है सावयवी समाज के विशेषता है जो आधुनिक समय में पाए जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है और इनका ग्रंथ है ली सुसाइड। अपने ग्रंथ ली सुसाइड में इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 25 नंबर प्रश्न है आत्महत्या के 3 कारण बताइए। यहाँ आपको आत्महत्या के 3 कारण बताने हैं। पहला है पागलपन। पागलपन वह स्थिति होती है दोस्तों जहां व्यक्ति मानसिक अलगाव की स्थिति में पहुंच जाता है और जब ऐसे चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है मद्यपान, जब व्यक्ति मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर लेता है, जब शराब का अत्यधिक सेवन कर लेता है तो भी वह आत्महत्या कर सकता है। तीसरा है जलवायु। जलवायु के कारण भी लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसा माना जाता है कि समशीतोष्ण जलवायु में लोग आत्महत्या अधिक करते हैं। ये तीनों कारण आत्महत्या के हैं, आपको तीनों कारण ध्यान रखने हैं। 26 नंबर प्रश्न है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसके द्वारा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया था आपको बताना है। तो विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा सर्वप्रथम सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया था। इटली के निवासी थे विल्फ्रेडो पैरेटो और इनके द्वारा सबसे पहले सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद से मैक्स वेबर और टालकट पार्सन्स के द्वारा इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया था। आपको बता दें कि सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों।
व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेता है और अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में व्यवहार करता है। यही सामाजिक क्रिया जन्म लेती है और यहीं से सामाजिक क्रिया की शुरुआत होती है। यानी हम जिस प्रकार से समाज में व्यवहार करते हैं, जिस प्रकार से समाज में सामाजिक क्रिया करते हैं, यही सामाजिक क्रिया कहलाता है और यहीं से सामाजिक क्रिया जन्म लेती है। हमारा व्यवहार ही समाज के प्रति सामाजिक क्रिया है। 27 नंबर प्रश्न है, किंगस्ले डेविस ने सामाजिक क्रिया के कितने तत्वों का उल्लेख किया है। किंगस्ले डेविस एक विद्वान है। यहाँ पूछा गया है कि इन्होंने कितने सामाजिक क्रिया के कितने तत्वों का उल्लेख किया है। तो कुल 4 तत्वों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। पहला है कर्ता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है परिस्थिति, चौथा है साधन। यानी सामाजिक क्रिया करने के लिए एक कर्ता होना चाहिए जो सामाजिक क्रिया करता है। दूसरा, कर्ता के पास एक लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए सामाजिक क्रिया की जाती है। तीसरा, उसे करने की परिस्थिति होना चाहिए और करने के लिए चौथा साधन होना चाहिए। किंगस्ले डेविस के अनुसार यही 4 तत्व सामाजिक क्रिया के लिए अनिवार्य होते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, पैरेटो ने सामाजिक क्रिया को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है। विल्फ्रेडो पैरेटो ने सामाजिक क्रिया को कितने भागों में बांटा है आपको बताना है। तो इन्होंने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा है। पहला है तार्किक क्रियाएं जो तर्क पर आधारित होती हैं और जिसमें कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं। दूसरा है अतार्किक क्रियाएं जो तर्क पर आधारित नहीं होती हैं और इनमें कार्य कारण संबंध नहीं पाए जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, ट्रीटीज ऑन जनरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, भ्रांत तर्क की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। किसके द्वारा भ्रांत तर्क की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी आपको बताना है। तो विल्फ्रेडो पैरेटो ने भ्रांत तर्क की अवधारणा प्रस्तुत की थी। भ्रांत तर्क किसे कहते हैं आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति जो व्यवहार करता है कई बार अन्य व्यक्ति उसे उचित नहीं मानते हैं, पर व्यक्ति अपने व्यवहार के समर्थन में तर्क देता है और उसी तर्क को भ्रांत तर्क कहा जाता है। यानी जब हम समाज में कोई व्यवहार करते हैं और वो समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार्य नहीं होता है, लेकिन अपने व्यवहार के समर्थन में हम तर्क देते हैं, तो उसी तर्क को भ्रांत तर्क के नाम से जाना जाता है और इसकी अवधारणा सबसे पहले विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा प्रदान की गई थी। 31 नंबर प्रश्न है, विल्फ्रेडो ने भ्रांत तर्क को कितने श्रेणियों में बांटा है। विल्फ्रेडो ने भ्रांत तर्क को कितने श्रेणियों में बांटा है। तो कुल 4 श्रेणियों में विल्फ्रेडो पैरेटो ने भ्रांत तर्क को बांटा है। पहला है घोषणाएं। घोषणाएं के अंतर्गत वे भ्रांत तर्क आते हैं जो रूढ़ियों और परंपरा पर आधारित होते हैं। दूसरा है अधिकार या सत्ता, यानी जिस भ्रांत तर्क के पीछे अधिकार या सत्ता होता है वह इसके अंतर्गत आती हैं। यानी समाज में जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जिसको हम श्वेत वसन व्यक्ति कह सकते हैं, उनके द्वारा जिस भ्रांत तर्क का सहारा लिया जाता है उसको इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। तीसरा है संवेगों के साथ अनुकूलता, यानी जो भ्रांत तर्क भावनाओं पर आधारित होते हैं उनको इस श्रेणी में रखते हैं। और चौथा है मौखिक प्रमाण, जब हम भ्रांत तर्क का औचित्य मौखिक प्रमाण देकर सिद्ध करते हैं तब उसको हम इस श्रेणी में रखते हैं। यानी विल्फ्रेडो पैरेटो ने भ्रांत तर्क कुल 4 श्रेणियों में बांटा है। चारों श्रेणियां आपको याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है, फिलोसॉफी ऑफ राइट नामक पुस्तक किसने लिखा है। किसके द्वारा फिलोसफी ऑफ राइट नामक पुस्तक की रचना की गई है। तो हीगल के द्वारा किया गया है। हीगल ने फिलोसफी ऑफ राइट नामक पुस्तक की रचना की थी और इनके द्वारा जिस सिद्धांत को दिया गया था उसका नाम है द्वंद्ववाद। 33 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। इसके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा गया है। कार्ल मार्क्स इसके रचयिता है और इसी ग्रंथ में कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। 34 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए सिद्धांतों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों के नाम लिखने हैं। तो पहला हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद और तीसरा हो गया वर्ग संघर्ष। तीनों सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए हैं। तीनों सिद्धांतों को आपको याद रखना है। 35 नंबर प्रश्न है, एसेज इन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके द्वारा एसेज इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई है।
तो मैक्स वेबर इसके रचयिता हैं। मैक्स वेबर के द्वारा एसेज इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 36 नंबर प्रश्न है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार माने हैं। पहला है तार्किक क्रिया, जो तर्क पर आधारित होते हैं। ऐसी क्रिया जो तर्क पर आधारित होते हैं उनको तार्किक क्रिया कहा जाता है। ये कार्य कारण संबंधों से संबंधित होते हैं। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया जो होते हैं वो तर्क पर आधारित नहीं होते हैं। जैसे एक जहाज डूब रहा है और कोई व्यक्ति उसमें बैठा है और जहाज के साथ डूब जाता है, तो यह मूल्यांकनात्मक क्रिया होगा, इसमें किसी तर्क की जरूरत नहीं है। तीसरा है भावनात्मक क्रिया, यानी जो क्रिया भावनाओं पर आधारित होते हैं, प्रेम, दया, क्रोध आदि के वशीभूत होते हैं, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। चौथा है परंपरात्मक क्रिया, यानी परंपरा या प्रथा से जो क्रिया चली जाती है उसको परंपरात्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को इसी 4 भागों में विभाजित किया है। 37 नंबर प्रश्न है, द रिलीजन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो मैक्स वेबर इसके रचयिता हैं। मैक्स वेबर के द्वारा द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 38 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? किसके द्वारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी? तो हर्बर्ट मीड के द्वारा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 39 नंबर प्रश्न है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना की गई थी? तो हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना। 40 नंबर प्रश्न है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में किन अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कुल दोस्तों 3 अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। पहला है मन। मन में ही विचार आते हैं। विचार करने की क्षमता कहाँ होती है? मन में होती है। इसलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में पहले तत्व का अध्ययन किया जाता है, वो है मन। दूसरा है विचार एवं अंतःक्रिया। मन में विचार आने के बाद विचार जो है समाज के साथ अंतःक्रिया करता है और यहाँ पर हमारा समाजीकरण होता है। तीसरा है अर्थ एवं संकेत। अर्थ एवं संकेत एक तरीके से प्रतीक हैं और प्रतीक जो है लोगों द्वारा स्वीकार किए गए बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं तीनों का अध्ययन हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा में करते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, टालकार्ड पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? टालकार्ड पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? तो उस पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। 1937 में इनके द्वारा लिखा गया था और इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया था। 42 नंबर प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के कितने पक्ष होते हैं? टालकार्ड पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। टालकार्ड पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कुल 3 पक्ष माने हैं। पहला है व्यक्तित्व, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उस व्यक्तित्व के अनुसार ही वह व्यक्ति व्यवहार करता है, समाज में सामाजिक क्रिया करता है। दूसरा है संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक क्रिया, प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार उसके संस्कृति से प्रभावित होता है। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था, यानी प्रत्येक समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है। व्यक्ति अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही व्यवहार करता है, अपनी सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही सामाजिक क्रिया करता है। यही 3 पक्ष पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के माने हैं। 43 नंबर प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो टालकार्ड पार्सन्स के द्वारा दोस्तों सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक व्यवस्था कहते किसे हैं? सामाजिक व्यवस्था अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। यानी जब हम अपने समाज के साथ कोई व्यवहार करते हैं, समाज के अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उसे अंतःक्रिया के नाम से जानते हैं और इसी अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, जिसे हम सामाजिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, द सोशल सिस्टम के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो टालकार्ड पार्सन्स के द्वारा द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इसी पुस्तक में उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 45 नंबर प्रश्न है, किसने मध्य अभिसीमा सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है?
किसके द्वारा मध्य अभिसीमा के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो आर के मर्टन के द्वारा किया गया था। आर के मर्टन ने मध्य अभिसीमा के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया था। 46 नंबर प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है? इसके द्वारा सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो आर के मर्टन के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। 43 नंबर प्रश्न है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? किसके द्वारा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया गया था? तो विल्फ्रेडो पैरेटो के द्वारा अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, दुर्खीम का संबंध किस देश से है? इमाइल दुर्खीम किस देश के निवासी थे आपको बताना है। तो फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस के रहने वाले समाजशास्त्री थे इमाइल दुर्खीम। इनको फ्रांस में कांट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि कांट भी फ्रांस के ही रहने वाले थे। 49 नंबर प्रश्न है, दी होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा दी होली फैमिली पुस्तक की रचना की गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी होली फैमिली पुस्तक की रचना की गई थी, यानी इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। 50 नंबर प्रश्न है, पार्सन्स किस देश के निवासी थे? टालकाट पार्सन्स जो थे किस देश के निवासी थे आपको बताना है। तो अमेरिका के निवासी थे टालकाट पार्सन्स, और इनके द्वारा सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।